So now let us talk about the concept of negligence. This concept is one of our first concept of fault liabilities. ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं फॉल्ट लाइबिलिटी में पहला कंसेप्ट है नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस बेसिकली होता क्या है? सिंपल शब्दों में बात करें तो जब हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते ना कि यार हमें ऐसा करना चाहिए था बट हमने नहीं किया, आउट ऑफ लेजीनेस, आउट ऑफ एनीथिंग, बट हम वो काम नहीं कर पाए, हम वो केयर उस चीज़ में नहीं ले पाए, हमारी जो ड्यूटी ऑफ केयर थी हम उसे नहीं कर पाए, नहीं उस ड्यूटी को फुलफिल कर पाए, उसके कारण अगर किसी को डैमेज होते हैं दैट इज नेग्लिजेंस ऑन आवर पार्ट. तो नेग्लिजेंस, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये एक लैटिन वर्ड है नेग्लिजेंशिया, जिसका मतलब होता है फेलिंग टू पिक अप. तो बेसिकली वही नेग्लिजेंशिया का मतलब फेलिंग टू पिकअप. फेलिंग टू पिकअप मतलब कि आप फेल हो रहे हैं अपनी उस ड्यूटी को पिकअप करने में, आप फेल हो गए किसी न किसी काम, ऐसे काम को करने में जिसके ओमिशन से या जिसके कमीशन से आगे जाके एक डैमेज हुआ, एक इंजरी हुई. तो नेग्लिजेंस इज अ फेलिंग टू डू एन एक्ट और बाय डूइंग अ रॉन्ग एक्ट. नेग्लिजेंस क्या होता है? जब आप फेल हो जाते हैं किसी एक्ट को करने से या कोई एक गलत काम कर देते हैं. तो नेग्लिजेंस का क्या होता है? नेग्लिजेंस बिगिंस एट द पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ अ लीगल ड्यूटी. आपकी एक लीगल ड्यूटी थी और उसको फुलफिल करने में आप फेल हो गए, तब आप क्या कमिट कर देते हैं? नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस बेसिकली तीन तरीके से अपन इसको देख लेते हैं कि तीन तरीके से कमिट हो सकती है. ये तीन तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नॉन फीजेंस. नॉन फीजेंस, सपोज करिए आपका एक घर है, ठीक, जिसे आप रेंट पे चलाते हैं. ठीक है, घर है जिसे आप रेंट पर चलाते हैं. ये घर जो है आपका, ये मांग रहा था कुछ रिनोवेशन, कुछ उसमें आपको काम कराना था, आपने नहीं कराया. क्या हुआ? नॉन फीजेंस. जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया. ठीक, पहली चीज. दूसरी चीज आती है मिस फीजेंस. काम तो कराया पर अच्छे से नहीं कराया, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करना था वो आपने गलत किया, जिसके कारण और डैमेज हुआ. तो नॉन फीजेंस में आपने नहीं कराया, मिस फीजेंस में आपने कराया बट गलत तरीके से कराया, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज किया वो अच्छा नहीं किया, बेसिकली गलत तरीके से कराया. ठीक है. माल फीजेंस. माल फीजेंस में क्या होता है? माल फीजेंस में आपने काम कराया लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया जो नहीं करना चाहिए था. समझ रहे? कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया जो नहीं करना चाहिए था, जो एक हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल था और घर ने आग पकड़ ली और घर राख हो गया. तो ये तीन तरीके के कंसेप्ट होते हैं, नॉन फीजेंस, मिस फीजेंस, माल फीजेंस. तो इसको मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से और समझाता हूँ. सपोज करिए ए, हमने पहले के लेक्चर्स में भी बात करी है कि ए की तबीयत खराब थी. ठीक है, वो बी के पास जाता है और बी, हमारे डॉक्टर साहब उसको हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं. ये बात हमें पता है. A is ill, went to the doctor and doctor asked him to get hospitalized. ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. होता क्या है इसमें कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब एक नर्स होती है. तो जो नर्स होती हैं वो सबसे पहले करती हैं नॉन फीजेंस. कैसे? इन्हें मेडिसिन जो है वो
नहीं देती, मेडिसिन नहीं देती। क्या हुआ? नॉन फिजेंस हुआ। चीज से समझिए, नॉन मतलब आपने नहीं किया, ठीक है, मेडिसिन नहीं देती। फिर नर्स जो है वो क्या करती हैं कि मेडिसिन तो देती हैं पर आधा ही डोज देती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हाफ डोज दिया तो क्या हुआ? मिसफिजेंस। मिस से समझिए आप, मिस्टेक। आधा डोज दिया, मिस्टेक, मिसफिजेंस। काम तो किया पर जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया, आधा सही किया आधा गलत किया। फिर माल फिजेंस, माल मतलब मेलेफाइड मतलब गलत तरीका। क्या किया? ओवरडोज कर दिया या फिर रॉन्ग मेडिसिन दे दिया। क्या किया? ओवरडोज किया या रॉन्ग मेडिसिन दिया। तो देखिए, नर्स ने आधा डोज दिया तो भी एको इंजरीज होंगी, ओवरडोज देगी तो भी एको इंजरीज होंगी, और नहीं देंगी तो भी एको इंजरीज होंगी। तो बेसिकली समझिए, नॉन मतलब नहीं करना, मिस मतलब मिस्टेक, मिस्टेक मतलब क्या? गलत काम, आधा सही आधा गलत, और माल मतलब पूरी तरीके से ही गलत काम कर देना। तो इस तरीके से ये आपका न्यूसेंस होता है, ठीक है, सॉरी नेग्लिजेंस होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अप्रोच क्या होती है नेग्लिजेंस पता करने के लिए। अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से आप नेग्लिजेंस को पता करते हो कि हाँ भाई दिस पर्सन इज नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट। तो इसमें क्या होता है, देखिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, एक टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो है वो एक बहुत ही पुराना तरीका है, और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइटनेस ये एक नया तरीका है। इसको बहुत हद तक एक प्रैक्टिकल जिंदगी में यूज करना बंद कर दिया गया है, बट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू स्टडी दिस बिकॉज दिस इज अ कंसेप्ट, सो there are chances it might be going to come in your exam. So test of directness क्या होता है? सपोज करिए यहाँ पे 1000 खंबे लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है, ग्राउंड अर्थ से बिल्कुल वो जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब सिर्फ टिके हुए हैं, और उन 1000 खंभों के आगे एक पर्सन बी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ए यहां खड़ा है, यहां बीच में कुछ 1000-1500 खंभे हैं, एक गिरेगा तो सारे गिरेंगे, ठीक। ए से नेग्लिजेंटली ये फर्स्ट खंभे को धक्का लग जाता है और ये खंभा गिर जाता है, और जब ये खंभा गिरता है तो सारे खंभे गिरते हैं, और बी जो आखिरी खंभे के बगल में खड़े होकर चाय पी रहा था उसके सर पे जाके गिरता है। तो अब आप बताइए, क्या ए कभी सोच सकता है कि मैं इस खंभे को धक्का मारूंगा और इस खंभे के 999 खंभे के बाद एक खंभा है, उस खंभे से किसी को लग जाएगा और उसके लिए मैं नेग्लिजेंस का क्लेम होगा मेरे ऊपर? नहीं सोच सकता। बट टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में ऐसा ही होता है कि भाई आपने एक खंभा गिराया, उससे 1000 गिरे, और उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि वो 1000वां खंभा जो था वो बी के सर पे गिरा, सर फूटा, पट्टी चढ़ी, आप नेग्लिजेंट, दीजिए कंपनसेशन। ये बेसिकली कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है सेकंड कंसेप्ट जो है रीजनेबल फोरसाइट का। ये नया कंसेप्ट है, इसको आजकल ज्यादातर यूज किया जाता है। इस कंसेप्ट में क्या होता है, अच्छा ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसको हम बहुत डीपली पढ़ते हैं। रीजनेबल फोरसाइट में क्या होता है कि, अच्छा रीजनेबल फोरसाइटनेस का कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको ये केस बता देता हूं। पोलेमिस फर्नेस
विथी एंड को, रीपॉलिमिस फर्नेस विथी एंड को, रीपॉलिमिस फर्नेस विथी एंड को। बहुत अजीब सा नाम है कि इसका, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। रीपॉलिमिस फर्नेस विथी एंड को। इस केस में होता क्या है, एक शिप होती है, शिप में होता है पेट्रोलियम, और उसमें डिफेंडेंट के कुछ वर्कर्स कुछ प्लैंक्स पकड़ के खड़े होते हैं। एक वर्कर से नेग्लिजेंटली एक प्लैंक गिरता है, उससे स्पार्क होता है, स्पार्क होने के कारण आग लगती है और जो शिप है वो पानी में राख बन के मिल जाती है। ठीक है, डिफेंडेंट कहता है कि भाई ये तो कैसे, आप कैसे मानेंगे, हमें थोड़ी ना पता था कि प्लैंक गिरेगा और आग लगेगी और इतना। तो कोर्ट कहती है कि लेकिन ये आपके प्लैंक जो नेग्लिजेंटली आपने प्लैंक को गिराया और आपका प्लैंक गिरा, प्लैंक गिरने से स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के कारण आग लगी। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस नेग्लिजेंट एक्ट के जो आपके वर्कर ने किया ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर उसको लाइबल माना गया और कंपनसेशन दिलाया गया। तो ये होता है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। बहुत ही अजीब सा प्रिंसिपल है। सोचिए कि आप कभी एक गुलेल लेके पत्थर, गुलेल जानते हैं आप, ठीक है, गुलेल से आप पत्थर मारते हैं, ठीक है, अब वो पत्थर आप हवा में मारते हैं, आपके सामने जमीन पे गिरता है और जमीन पे गिर के उछट के जाके किसी के सर पे लग जाता है। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, आपके उस नेग्लिजेंट एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, आप लायबल होंगे। ठीक, क्योंकि आप अगर किसी क्राउडेड प्लेस में बिल्कुल भीड़ में चलाएं तो आप रीजनेबली फोर्स किसी को लग जाएगी, बट आप 15-20 एकड़ खुली जमीन में हवा में चलाते हैं और हवा में चला के वो नीचे गिरता है, आपका दोस्त बगल में आपके साथ ही खड़े होकर उसी गुलेल से खेल रहा है और उसके सर पे लगता है जमीन पे गिर के उचकने के बाद। बट फिर भी अगर टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस देखा जाएगा तो आप जो है वो नेग्लिजेंट माने जाएंगे। तो दूसरा होता है रीजनेबल फोरसाइट। रीजनेबल फोरसाइट का मतलब क्या होता है कि अगर आप रीजनेबली देख सकते हैं किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि उससे किसी को इंजरी हो, तब आप नेग्लिजेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसके 3 बेसिक कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूटी ऑफ केयर, कि एक ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। दूसरा इज ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी, उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए और उस ड्यूटी के ब्रीच होने के कारण किसी इंसान को डैमेजेस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ड्यूटी ऑफ केयर, उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच, डैमेजेस बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच। तो अगर ये होता है तो आप नेग्लिजेंट माने जाएंगे। अब ये जो 3 एसेंशियल्स हैं ये भी बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, तो हम इनको बहुत अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली ड्यूटी ऑफ केयर होती क्या है, उसका ब्रीच क्या होता है, कब ड्यूटी ऑफ केयर मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी, कब ब्रीच माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, किस तरीके से डैमेजेस होंगे, तो ये हम पूरा पढ़ते हैं। सो let us now talk about the essential of the test of reasonable foresightness. First is duty of care, second is breach of such duty and third is damages. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में, क्योंकि पहले ड्यूटी ऑफ केयर होगी, उसका ब्रीच होगा, तभी डैमेजेस मिलेंगे। तो ड्यूटी ऑफ केयर होती क्या है? देखिए, ऐसे तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो मेरी मॉरल ड्यूटी है। सपोज करिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बगल में एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में अगर कोई भी डूब रहा है तो दिस इज माई मॉरल ड्यूटी टू सेव हिम। बट अगर मैं उसे बचाने में असफल रहा, अगर मैं उसे बचाने में सक्सीड नहीं हो पाया, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है।
तो सपोज करिए आई एम ए, दिस इज अ स्विमिंग पूल, बी इज अ चाइल्ड जो कि डूब रहा है, मैं उसे नहीं बचा पाया, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पर अगर मैं इस रिजॉर्ट में लाइफ गार्ड का काम करता हूँ और मेरे सामने कोई बच्चा डूब रहा है, फिर मैं अगर उसे नहीं बचाता हूँ, तो वो मेरी लीगल ड्यूटी थी जिसका मैंने ब्रीच किया, उसके कारण इन्हें डैमेजेस हुए और हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये तो जब हम ड्यूटी ऑफ केयर की बात करते हैं तो नॉर्मल कुछ ड्यूटीज जब हम देखते हैं तो जैसे कि देखिए, पहली डॉक्टर और पेशेंट की, डॉक्टर पेशेंट ड्यूटी है, एक ड्यूटी ऑफ केयर रखता है डॉक्टर अपने पेशेंट्स के लिए। अगर उस ड्यूटी का ब्रीच करेगा तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने नर्स वाली बात करी थी कि नर्स गलत डोज दे देती है, तो एक तरीके की ड्यूटी ये हो जाती है। एक होती है जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। जनरल ड्यूटी ऑफ केयर क्या होती है? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर ये होती है कि मेरी और आपकी ये ड्यूटी है कि अगर हम रोड से जा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो हम केले को रोड पे ना फेंकें कि कोई आके उस पे पाँव रखकर गिर जाए। ये होती है एक जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। अगर उसने हमें केले का छिलका फेंकते हुए देख लिया और वो गिर गया तो भाई कंपनसेशन ले लेगा। इसलिए हमें सोच समझ के ये करना चाहिए। उसके बाद एक ड्यूटी होती है नेबर के लिए। अब नेबर से आप बोलेंगे कि पड़ोसी, नहीं, नेबर का मतलब पड़ोसी नहीं होता। नेबर का मतलब होता है कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उसमें हमारा नेबर कौन है। तो ये मैं आपको इस केस से समझाता हूँ, डोनेग्यू वर्सेस स्टीवनसन। होता क्या है, ये दोनों भाई एक कैफे पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आधा आधा दोनों अपने अपने ग्लासेस में डालते हैं, और जब लास्ट में डाल रहे होते हैं तो उसमें से एक स्नेल के रिमेन्स निकलते हैं। वो केस करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या रीजनिंग देता है कि मैंने शॉपकीपर को दिया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके मैंने उसे होलसेलर को दिया, होलसेलर ने उसे रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया, तो मेरी क्या गलती है? इन्होंने उस दुकान वाले से खरीदा, ये उस दुकान वाले पर केस करें। तो कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है। जब आप उस कोल्ड ड्रिंक को, जब आप उस सॉफ्ट ड्रिंक को मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो आपके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं थी कि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर, और आपने वो कंज्यूमर के लिए ही बनाई है, ना कि दुकान पे जिंदगी भर रखे रहने के लिए। तो इस केस में वो कंज्यूमर आपका नेबर कहलाएगा और यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स योर नेबर। तो जो है इन्हें उससे अच्छा खासा कंपनसेशन फिर मिलता है। तो ये होती है बेसिकली ड्यूटी ऑफ केयर। अब हम बात करते हैं कि उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ केयर की, कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या होता है। देखिए, स्टैंडर्ड केयर का हर तरीके से घटता और बढ़ता रहता है। होता क्या है कि समझिए, दो लोग जा रहे हैं गाड़ी से, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चलाने वाले को चोट आती है, बट जो पिलियन ड्राइवर होता है उसे चोट नहीं आती। तो पिलियन की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उसे फर्स्ट एड दे। बट जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि उसे हर तरीके का ट्रीटमेंट दे जिसकी ज़रूरत है। जैसे उस चीज़ का एक स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ड्यूटी ऑफ केयर भी बढ़ती रहती है। पिलियन को कुछ नहीं आता, इसलिए वो एक प्राइमरी फर्स्ट एड दे सकता है, पर डॉक्टर उस ही काम के लिए बनाए तो उनकी ड्यूटी ऑफ केयर ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ केयर बढ़ता है। तो अगर डॉक्टर सिर्फ एक नॉर्मल फर्स्ट एड दे के छोड़ देता है और हाथ पांव के एक्सरे नहीं कराता है और फ्रैक्चर का चेक नहीं करता है तो क्या होगा? दैट इज अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। ब्रीच है वो उस ड्यूटी का। फिर हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, कि भाई कितना रिस्क जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व की हम बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है। तो ये हुआ ड्यूटी ऑफ केयर।
अब हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी की। तो ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी की आप जब बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर कैसा होता है कि जैसे जैसे वो प्रोफेशनल चीज़ें बढ़ती रहती हैं, जैसे 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 इंसान का स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे केयर बढ़ती है। कैसे समझिए, जैसे ए है और बी है, ठीक है, दोनों मोटरसाइकिल से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं। ए चला रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है, और बी जो होता है पिलियन रहता है, उसको थोड़ी कम चोट आती है। तो बी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उठकर एक प्राइमरी फर्स्ट एड ए को दे, ठीक है। जब ये लोग डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उसका एक्सरे कराए, हर तरीके से हर चीज़ चेक करे, पूरा बॉडी चेकअप करे कि कहाँ कोई फ्रैक्चर कुछ तो नहीं है। और अगर डॉक्टर भी उसे प्राइमरी मेडिकल दे करके छोड़ देता है तो वो एक ब्रीच हो जाएगा ड्यूटी का। क्यों? क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ केयर ज़्यादा थी। प्राइमरी जो फर्स्ट एड था वो तो बी भी दे रहा था, क्योंकि उसकी ड्यूटी उतनी थी, उसे उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं था। बट आपके पास आपको इंजेक्शन भी देना है, आपको जो है बॉटलें भी चढ़ानी है, आपको जो है एक्सरे कराने हैं, हर तरीके के टेस्ट कराने हैं, और पूरा ओके करके उसे घर भेजना है। भाई उसकी तो पाँव की 4 हड्डी टूटी थी, आपने तो बस पट्टी बांध के घर भेज दिया, तो ये ब्रीच हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है, किस मैग्नीट्यूड का रिस्क इन्वॉल्व्ड है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो ये हम देखते हैं एक केस लॉ से। देखिए, ग्लासगो वर्सेस टेलर। ग्लासगो वर्सेस टेलर में क्या होता है कि भाई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है सिटी का, वो एक पार्क जहाँ पे बच्चे अधिकतर जाते रहते हैं, वहाँ पे पॉइजनस बेरी की फार्मिंग अलाउ कर देता है। हो जाती है, एक बच्चा जाता है, तोड़ के खा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो कोर्ट क्या कहती है कि जब आपको पता है कि ये पॉइजनस है तो आप, और यहाँ बच्चे आते हैं, तो आपको इतनी फेंसिंग, इतनी जो है वहाँ पे वार्निंग लगानी चाहिए कि वहाँ पे आदमी पढ़ के और वहाँ से दूर हट जाए। आप सिर्फ, अब हर इंसान को तो पता नहीं होता ना कि ये पॉइजनस होगी, तो वो मैग्नीट्यूड इतना था रिस्क इन्वॉल्वमेंट का कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब दूसरा, बोल्टन वर्सेस स्टोन। इसमें क्या होता है, बोल्टन वर्सेस स्टोन में क्रिकेट मैच चल रहा होता है, एक बैट्समैन छक्का मारता है और एक आदमी जो पिच से 100 यार्ड दूर खड़ा रहता है उसको जाकर के बॉल लग जाती है। तो कोर्ट ये कहती है कि भाई अब इसको कैसे कोई रीजनेबली फोरसाइट कर सकता है कि एक इंसान जो स्टेडियम से भी 100 फीट दूर खड़ा है उसे कहीं जाकर के बॉल लग जाएगी, तो कोई केस नहीं बनता, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क बिल्कुल था ही नहीं। जैसे कि अब उनने पॉइजनस बेरीज लगाई, गार्डन में वहाँ बच्चे आते हैं तो कोई भी खा सकता है, तो उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पे बड़े बड़े तार फेंसिंग करे। अब यहाँ तो इन भाई साहब ने छक्का मारा, और छक्का मारने के बाद जो स्टोन जी थे, हुआ क्या कि अच्छी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल हैं, अधिकतर कोई इतना मार नहीं पाता, बट उन्होंने मारा, वो बॉल गई और वो बॉल जाकर के एक इंसान जो कम से कम 100 यार्ड दूर खड़ा था पिच के, उसे जाकर के लग गई। तो उसमें अब वो रीजनेबली फोरसाइट नहीं किया जा सकता, इसलिए एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क उसमें बहुत कम था, तो वो किस चीज की वार्निंग देते, तो ऐसा। अब हम बात करते हैं हार्म इज लेस देन एक्टिविटी प्रोपोर्शन। आप जो एक्टिविटी प्रोपोर्शन है, हार्म उससे बहुत कम है जो डिमांड। अच्छा, ये एक बहुत ही फनी केस है। होता क्या है, एक फैक्ट्री रहती है, फैक्ट्री के सामने बारिश में कीचड़ हो जाता है, तो वो कीचड़ में जो ये AEC लिमिटेड है, ये पूरी कोशिश करते हैं, इनके पास जितनी सॉडस्ट होती है डाल के, रेत में डाल के, मतलब पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई स्लिप ना हो। ये भाई साहब, लेटिमर भाई साहब, अब वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पैचेस रह जाते हैं, उनमें से किसी एक पे पाँव रख देते हैं और गिर जाते हैं, और ये कोर्ट में डिमांड क्या करते हैं कि इस कंपनी को आप बंद कर दीजिए, बिकॉज ये नेग्लिजेंट थे। तो कोर्ट ये कहती है कि भाई ये कैसी डिमांड है। कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई उन्होंने रीजनेबल केयर ली, जितना वो कर सकते थे उतना किया, और ये इतना रीजनेबली फोरसाइटेड नहीं है कि
कुछ छोटे छोटे पैचेस बचे हैं जहां से स्लिप होके आप गिर जाएंगे, तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब रीजनेबल फोरसाइट की जब हम बात करते हैं तो रीजनेबल फोरसाइट होता क्या है, तो ये हम समझते हैं वैगन माउंट के केस से। वैगन माउंट के केस में क्या होता है, एक शिप होती है, शिप में ऑयल रखा होता है और इनसे नेग्लिजेंटली वो ऑयल गिर जाता है और वो ऑयल गिर के समुद्र की हाई टाइड्स के साथ इतनी दूर कहीं चला जाता है कि वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा होता है और वहाँ पे आग लग जाती है। तो कोर्ट ये कहता है कि इतना कौन सोच सकता है कि वो शिप से ऑयल गिरेगा समुद्र में और समुद्र की हाई टाइड्स उसे इतनी दूर किसी किनारे पे ले जाएंगी जहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा होगा और वहाँ पे वो आग पकड़ लेगी। तो दिस इज नॉट रीजनेबली फोरसाइटेड। तो ये होता है आपका ब्रीच की एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है, हार्म जो है वो एक्टिविटी प्रोपोर्शन से लेस अगर होगा तो फिर कैसे होगा, और एक रीजनेबल फोरसाइट होती है जिसके चलते हमें ये सब देखना पड़ता है। अच्छा होता तो बेसिकली अब ड्यूटी ऑफ केयर है और उस ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, पर आपको ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि हाँ भाई एक ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसका ब्रीच हुआ और डैमेजेस। तो बहुत हद तक कभी कभी क्या होता है किसी किसी एग्जाम में कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं अंदर से, तो इसलिए हमारे लिए ये पढ़ना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डैमेजेस की। तो डैमेजेस में क्या होता है कि डैमेज जो होते हैं ना वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के आउटकम होने चाहिए। अब डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो 1000 खंबे खड़े हैं और एक को धक्का लगा, 1000वें से चोट लगी तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जी नहीं। देखिए जैसे ये स्कॉट वर्सेस शेफर्ड के केस में देखिए आप, इस शेफर्ड भाई साहब ने क्या किया, एक पटाखा जला के और ऐसे भीड़ में फेंक दिया। वो गया ए के पास, ए ने फेंका बी के पास, बी ने फेंका सी के पास, सी ने फेंका डी के पास। डी बेचारा बदनसीब, वो बच ही नहीं पाया, उसके ऊपर जाके फट गया। उसने केस किया, स्कॉट ने बोला भाई मैंने तो ए के ऊपर फेंका था। शेफर्ड ने बोला मैंने तो ए के ऊपर फेंका था, ये स्कॉट के ऊपर जाके गिरा फूटा, मैं क्या करूं। तो कोर्ट ने बोला जी नहीं, आप भीड़ में फेंक रहे हो तो किसी ना किसी को इंजरीज तो होंगी, तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके उस एक्ट के। अच्छा जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करिए देयर इज अ वर्कर ए, किस में, ओल्ड एज होम में, और वो फ्लोर साइन करता है, फ्लोर जो है उसे साफ करता है। फ्लोर साफ करके वो वहाँ पे कोई वार्निंग नहीं लगाता है कि ये वेट, जो वेट फ्लोर का साइन लगता है वो नहीं लगाता है। तो देयर आर चांसेस कि कोई बुजुर्ग आदमी आके गिर जाए, ठीक। अब उसके लिए तो ये नेग्लिजेंट होगा, लेकिन क्या ये फोरसाइट कर सकता है कि कोई आके गिरेगा और उसकी हड्डियां भी टूट जाएंगी? इतना फोरसाइट नहीं किया। अच्छा सपोज करिए कि क्या होता है कि एक बुढ़े अंकल, ठीक है, बुजुर्ग होते हैं अंकल जी, वो आते हैं, बी नाम है उनका, गिरते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, उनके हाथ से एक छड़ी रहती है, वो छड़ी गिरती है, छड़ी वहां पे मिस्टर सी की कैट डी बैठी होती है, मिस्टर सी की कैट बिल्ली डी बैठी होती है, डी के ऊपर जाके गिरती है और डी क्या करती है, ई को पंजे मार देती है। अब ई केस करता है ए पे कि भाई तुम नेग्लिजेंट थे, तो ये कहीं से रीजनेबली फोरसाइट है, ये कहीं से उस केस के उसमें आता है कि उसने ये किया उसके कारण, जी नहीं, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं आता। तो जो डैमेजेस, जो आपको इंजरीज हुई हैं, वो थोड़ा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के कारण होना चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, तो नेग्लिजेंस में ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी और उसके डैमेजेस, ये 3 चीज़ें होती हैं और इन 3 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आगे के बाकी के टॉर्ट्स डिस्कस करेंगे।